हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है बस, ये जीत तुम्हारी है बस, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पुनीत क्लास है धौलपुर पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारे द्वारा आपके एग्जाम सीटेट जो कि 21 जनवरी को कंडक्ट कराया जाना है, तो उसके लिए डेली टू डेली मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं जो एनसीईआरटी आधारित है। पेपर फर्स्ट और पेपर दो सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये वाले क्वेश्चन दोस्तों संभावित प्रश्न है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वाले कुछ सेशन है जो इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी उन बच्चों के लिए जो दोस्तों सीटेट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर 2 या 4 नंबर से रह जाते हैं। तो ये वाला सेशन उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन, अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हाँ जी, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम तक आपके लिए हम यहाँ से क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो जी हाँ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, शेषवर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। शेषवर वाचन का मुख्य उद्देश्य आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से भाषण करना। दोस्तों शेषवर वाचन का तो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। यानी कि हर बच्चे हर शिक्षक का यह उद्देश्य होना चाहिए कि उनके बच्चों की जो झिझक है वो दूर हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका जी, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों का मुख्य शीर्षक याद हो, या बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया की देने की क्षमता रखते हैं। यानी कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे प्रमाणित लेख समाचार पत्र आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। इस बात का पता लगता है, यानी आप बच्चों से डेली न्यूज़पेपर पढ़वाओगे तो वो डेली अपडेट रहेंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि बच्चे अपने समाचार पत्रों के द्वारा कितनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। आप उनसे पूछोगे कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो इससे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शेषवर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वही वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो वही है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों व्याकरण संबंधी पक्षों में शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। परिभाषाओं का ज्ञान, शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, ऑप्शन सी है संदर्भ में व्याकरण समझना, ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संदर्भ में व्याकरण को समझना। यानी कि दोस्तों व्याकरणिक पक्ष दिया है तो क्या होगा? व्याकरण को समझना। तो संदर्भ में उसके संदर्भ में होता है कि व्याकरण ज्ञान अच्छे से समझ पाए। यानी व्याकरणिक पक्षों में जो शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के प्रति, कि बच्चा व्याकरण के प्रति समझ विकसित कर ले। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, ऑप्शन बी है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, ऑप्शन सी है व्याकरण के संदर्भ दोनों अलग अलग हैं, ऑप्शन डी है व्याकरणों का संदर्भ पाठ्य पुस्तकों के ही होता है। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ
क्या है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, क्या? व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। यानी जो सब व्याकरण होती है दोस्तों आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दी जाती है। आपने देखा होगा कि आपके जो गद्यांश या पद्यांश आते हैं तो उनमें सभी ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इससे सिद्ध होता है कि ये व्याकरण है उसके द्वारा हमारे पाठों का निर्माण होता है। तो व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तकों में ही होता है। इसलिए दोस्तों पाठ को पढ़ाते समय हमें व्याकरण पर भी ध्यान देना चाहिए और बीच बीच में व्याकरण भी बतानी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला देखिए, आकलन। आकलन क्या है? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। ऑप्शन बी है केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। ऑप्शन सी है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन डी है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। यानी आकलन से संबंधित पूछा है। तो आकलन क्या चीज़ है दोस्तों? हम किसी भी चीज़ का आकलन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यानी कि दोस्तों आपको ये पता लग जाएगा कि इसने कितनी भाषा सीखी। इससे दोस्तों हम किसी बच्चे को अच्छी तरह से भाषा सिखा सकते हैं। तो भाषा सिखाने का एक अभिन्न अंग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका जी। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में वो रटी हुई चीज़ों का प्रयोग क्यों कर रहा है, इसमें सबसे कमज़ोर कारण का हम पता लगा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सबसे कमज़ोर कारण? जी हाँ, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर होगी। इस वजह से वो रटी हुई चीज़ों को बिल्कुल रटकर पहले लिखकर समझकर उनको जैसा होता है वैसा लिख देता है। यानी रटन विद्या उसकी अच्छी है और मौखिक भाषा बिल्कुल कमज़ोर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास मिलने वाले हैं। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है यह कि बच्चे पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है। हाँ सही है, पढ़ने से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, यह है कि बच्चे, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, बिना मात्रा वाले शब्दों की बर्तनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीख गए तो पढ़ना सीखने वास्तव में इसका सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। यानी सबसे पहले वर्षों की पहचान करना आना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है द्रुत गति से पढ़ना, सेकंड ऑप्शन है उच्चारण की शुद्धता, थर्ड ऑप्शन है अर्थ ग्रहण करना, फोर्थ ऑप्शन है लिपि चिन्हों की जानकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पढ़ना कौशल में अर्थ ग्रहण करके ही पढ़ना सबसे उच्च माना जाता है। पढ़ना कौशल इससे ये नहीं कहते दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो तो आप इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हो तो ये पढ़ना कौशल नहीं है, आप बस पढ़ रहे हो, ये कौशल नहीं कहलाएगा। लेकिन दोस्तों आप अर्थपूर्ण अर्थ ग्रहण करके पढ़ोगे तो वो एक पढ़ना कौशल माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए, जी हाँ, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। कैसे? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विद्या से परिचय कराना,
विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी, सबसे बड़ा वाला आंसर। विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना एकांकी का प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों। विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना एकांकी का मूल उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुभाषिकता क्या है? आपकी ऑप्शन दे रखे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में साधक होती है, कक्षा में क्षेत्रीय को बढ़ावा देती है, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, या बच्चों के भाषाई विकास में बाधक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। कैसे दोस्तों? अगर कोई बच्चा बहुभाषक होता है यानी बहुत सारी भाषाएं जानता है तो दोस्तों संज्ञानात्मक ऑटोमेटिकली आपको पता ही है कि ज्ञानी ही होगा वो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें जब तक मैं पढ़ रहा हूँ। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उच्च मानते हैं? विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, इसलिए, या प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए इसलिए, या सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए इस वजह से, या लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए इस वजह से। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन भी पढ़ लिए, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन। कभी दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो ज़्यादातर 99% चांस होते हैं जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों उसी को करके आया करो। लेकिन दोस्तों इसमें तो एक रीजन है, इस वजह से हम इसको मान रहे हैं। यानी लेखक अगर पहाड़ों का दर्शन मतलब खुद अपनी आंखों से देख रहा है फिर उसका अनुभव वर्णन करेगा तो इससे अच्छे प्रश्न कहाँ बन सकते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों जी, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, या व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, या उपरोक्त सभी। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हैं तो निम्न में से क्या आवश्यक होगा दोस्तों? शुद्ध उच्चारण आवश्यक होगा कि नहीं ये बताइए। यस, उचित गति की कोई जरूरत नहीं होती दोस्तों। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, अगर किसी छात्र एक कक्षा 1 से 5 तक के छात्र का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें व्याकरण या भाषा का प्रयोग ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। शुद्ध उच्चारण कर रहा है कोई भी बच्चा, कक्षा 1 से 5 तक या 6 से 8 वाला बच्चा शुद्ध उच्चारण कर रहा है तो मौखिक अभिव्यक्ति करने लायक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है श्रवण सुनने से? व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली, या खेल प्रणाली? श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है दोस्तों? यस, गीत गाकर किसी के भी श्रवण का प्रयोग किया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है, श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। किससे? गीत प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जी देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है, क्या हो सकता है? विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, या क्विज कार्यक्रम? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है दोस्तों? जी बिल्कुल, अगर हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना चाहते हैं तो दोस्तों वाद विवाद करवाएंगे, ऑटोमेटिकली मज़ा आ जाएगा बच्चों को। अगर एक दूसरे से वाद विवाद करवाएं दोस्तों किसी टॉपिक पर तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी, उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए।
ऑप्शन डी, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें क्या करना चाहिए? जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किसी विशेष क्षमता वाले बच्चे की क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चा कितना सीख सकता है और उसी के अकॉर्डिंग उसका आकलन करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपकी ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन अरबी, सेकंड ऑप्शन हिंदी, जर्मन और मलयालम। तो 107 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जी, त्रिभाषा सूत्र में दोस्तों अरबी शास्त्रीय भाषा मानी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ देखिए, आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं। आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं, आप फ्यूचर में अध्यापिका बन चुकी हैं। ध्यान रखिए, आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं, अलग अलग भाषाओं वाले विद्यार्थी हैं। यह स्थिति आपकी कक्षा में किस चीज़ का निर्माण करेगी? संसाधन का कार्य करेगी, बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक होगी, विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपकी कक्षा में विशेष विभिन्न अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले विद्यार्थी हैं, तो एक ये संसाधन का कार्य करेगी, बहुभाषिकता का प्रयोग करेगी। ठीक है, ये भी हो जाएगा। बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक होगी। यस, सभी को अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होगा। यस, पृथक अलग अस्मिता का निर्माण करेगी। विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध कराती है। यस, विभिन्न अलग अलग भाषाओं की संरचनाओं के बारे में बताएगी, अलग अलग व्याकरण पढ़ाई जाएगी, तो उनके लिए भाषिक संरचनाओं का भी निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। ऑप्शन बी है कविता में अलंकारों की पहचान। ऑप्शन सी है कविता का भाव विश्लेषण। ऑप्शन डी है कविताओं के तत्व के आधार पर उसकी समीक्षा। तो कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे दोस्तों? जी हाँ, कविता का भावपूर्ण रसानुभूति। अगर कोई प्रदर्शन करता है दोस्तों, कितना अच्छा लगता है अगर कोई आप से कोई कविता सुनाए, भावपूर्ण कविता सुनाए, रसानुभूत कविता सुनाए। मुझे कमेंट में सुना देना दोस्तों, भावपूर्ण कोई भी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक या कक्षा 8 तक? यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बच्चे पर कौन सी कक्षा में पूरी तरह से आ जाना चाहिए? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 3 तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है, सुपर टेट में भी आया था। तो कक्षा 3 तक दोस्तों बताया गया है कि बच्चे को सभी भाषाई कौशल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, R से होता है तुम्हारा रीडिंग और W से होता है राइटिंग। तो आपको सभी कौशलों का विकास पूरी तरह से होना चाहिए। कब तक? कक्षा 3 तक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जी हाँ देखिए, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा को आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? सुलेख, भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न, या विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, या श्रुतलेख? बताइए जी। 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछकर। ठीक है, भाषा आकलन करना चाहते हैं तो आप विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कर देना उन दोस्तों के पास जिनकी ज़िंदगी दांव पर लगी है, जो हर बार 2 से 4 नंबरों से सीटेट क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आप उनके पास भेजोगे तो आपका एक पैमाना जाएगा उनके पास कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए कुछ भेजा है। तो शेयर ज़रूर करना है। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
ऑप्शन ए है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावक से विचार विमर्श करना चाहिए, आंकड़ों को सहेज कर रखना चाहिए, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना चाहिए या आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना चाहिए। तो भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होता है दोस्तों क्या, जी आंकड़ों को लिख देना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा अगर फेल भी होता है, कुछ भी सीख रहा है या फिर टॉपर बनता है, तो उसके सभी आंकड़ों को लिख कर रखना चाहिए और बताना चाहिए उसकी रिपोर्ट, या आपने इतनी प्रोग्रेस की या फिर आप इतनी कमज़ोर हुए, उनको सब कुछ बताना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, जी निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर मनोवैज्ञानिक विधि है या मनोविज्ञानिक विधि है, कुछ नहीं कह सकते या इनमें से नहीं, एक राइट तो आंसर इसमें से होगा दोस्तों। तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसे दोस्तों, अगर बच्चे को नियम बता दिए जाएं, फिर उसके बाद बच्चा उदाहरण करे तो क्या उसके दिमाग का विकास होगा, एक मनोवैज्ञानिक विषय है, मनोवैज्ञानिक विधि है। तो निगमन विधि कैसी है, एक मनोवैज्ञानिक है, और आगमन विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला देखिए, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है, कौन सी है, आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उपरोक्त सभी। तो वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु इनमें से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगमन विधि। वाक्य का अगर विश्लेषण करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, कोई उदाहरण दिया, ठीक है, यानी मैंने बताया राम का आप विश्लेषण करो तो र प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो आप ऐसे विश्लेषण कर सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सी हो जाएगी, आगमन विधि। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन आपका, भाषा के आधारभूत कौशल हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं या अंतर संबंधित होते हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल कैसे होते हैं दोस्तों, 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी ऑप्शन डी अंतर संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, आपके ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ऑप्शन बी है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ऑप्शन सी है बच्चों का अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, ऑप्शन डी है बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी शिक्षक को स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, जी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप क्या करेंगे। आपका ऑप्शन है एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। यानी कि मैडम से बोल रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी अगर एकांकी आती है दोस्तों, शिक्षार्थियों में एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। यानी पहले तो उस एकांकी को पढ़वाएंगे, कहानी को अच्छे से समझेंगे, फिर पात्र बनाएंगे और उसका मंचन करवाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न दोस्तों, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कदम सबसे उपयुक्त है। जी हाँ, आपके फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, ऑप्शन बी है लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशलों एक एक करके सीखे जाते हैं, लिखना पढ़ना और सीखना समान रूप में अंतर संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप में अंतर संबंधित होते हैं। दोस्तों कोई भी काम जटिल नहीं होता, कोई भी कौशल जटिल नहीं होता, लेकिन दोस्तों लिखना पढ़ना और सीखना आपस में अंतर संबंधित
ज़रूर होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप नेगेटिविटी के पीछे मत भागो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहो, आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। जुड़े रहिए हमसे। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है, क्या है? किताब पढ़ना, अंताक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, या अनुभव बांटना व बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा के आकलन का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? जी, अनुभव बांटना और वह बातचीत करना। कहीं जगह आप पिकनिक मनाने गए तो शेयर करते हैं ना अपने दोस्तों के पास कि आज ऐसा हुआ यार, ऐसा हुआ। तो जी, मौखिक भाषा के आकलन में सर्वोत्तम तरीका होता है अनुभव बांटना वह बातचीत करना। जी, अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है अपने सेशन का। तो जिन्होंने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। सतत मूल्यांकन एक निहित अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप मुझे कमेंट करके बताइए और कमेंट में बताना कि ये सेशन कैसा रहा। और दोस्तों शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जिनकी ज़िंदगी दांव पर लगी है, जो 2 या 4 नंबर से हमेशा रह जाते हैं, तो आप उनका भला कर दीजिए। आपके सीटेट एग्ज़ाम तक मैं इतने मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आऊँगा कि आपके 30 में से 30 हिंदी में आएंगे और आपका सीटेट एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पेडागोजी के सभी क्वेश्चन आपके ऐसे ही ठीक होते जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।